स्वागत है आपका एक बार फिर से। हम चर्चा कर रहे हैं कि IRDA की नई गाइडलाइन से यूलिप कितना बदलेगा और क्या यूलिप के पहले के मुकाबले अब एक बेहतर प्रोडक्ट होगा। हमारे साथ हैं स्टार यूनियन दायची लाइफ इंश्योरेंस के CEO के सहाय, मशहूर फाइनेंशियल प्लानर गौरव मशरूवाला और रूंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्षवर्धन रूंगटा। सहाय सर, एक बात जानना चाहूंगी आपसे, जो नए गाइडलाइंस आए हैं वो क्या सिर्फ नया प्रोडक्ट और नए कस्टमर्स के ऊपर लागू होंगे या फिर जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर है उनके ऊपर भी ये लागू होगा? मेरे समझ में 1 जुलाई से जो नए प्रोडक्ट्स होंगे उन पे लागू होंगे और जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं उनको मॉडिफाई करके 1 जुलाई से हम उन्हें भी इसके तहत लाएंगे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग आपके जो पॉलिसी होल्डर है उनको इसका फायदा कैसे मिलेगा? क्योंकि अगर मान लीजिए कि मेरी लॉक इन पीरियड इस साल खत्म हो रही है, 3 साल का जो लॉक इन पीरियड होता है और मुझे विड्रॉ करना है, तो क्या मैं जुलाई के बाद, अगर आप बोल रहे हैं कि उसको मॉडिफाई करेंगे, तो क्या मुझ पे भी वो लागू होगा, वो जो आप चेंजेस करने वाले हैं? मेरे ख्याल में नहीं लागू होगा। पुराने पॉलिसी होल्डर्स को पुराने कंडीशंस के ही बेनिफिट मिलेंगे। ऑलराइट हर्ष, चलिए अच्छा है कि जो अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनके ऊपर लागू नहीं होगी, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, करिए चेंजेस सब पे लागू हो जाता तो। लेकिन जो 3 से 5 साल, जो मगर फाइनल पॉइंट्स देखे इस पूरे नए गाइडलाइंस का, 3 से 5 साल जो लॉक इन पीरियड चेंज किया गया है, इसका क्या फायदा और क्या नुकसान देख रहे हैं आप? वेल, मेरी नजर में एक्चुअली अगर इसे 5 साल लॉक इन पीरियड बनाया गया है तो इनफैक्ट इसको आगे बढ़ा के IRDA को इसको 10 इयर्स का लॉक इन करवाना चाहिए था, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो एंट्री के जो कॉस्ट हैं, अपफ्रंट कॉस्ट जो यूलिप प्रोडक्ट्स के हैं, वो ओवर द लॉन्ग टर्म वो नलिफाई होके रिड्यूस हो जाते हैं। ये ब्रेक इवन जो दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ कंपैरिजन में आता है वो 10 साल के ऊपर आता है। तो अगर हम 5 साल का लॉक इन तक जा रहे हैं और इंश्योरेंस टिपिकली लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो इसे 5 इयर्स का लॉक इन नहीं करके इनको 10 इयर्स का लॉक इन करना चाहिए था। तो जब कोई निवेशक इसमें एंट्री ले रहा है तो ये क्लियरली जान रहा है कि 10 साल तक उसे ये प्रोडक्ट से एग्जिट नहीं मिलेगा और उसे मिनिमम 10 साल तक इसमें इन्वेस्टेड रहना है, तभी वो उसका फायदा उठा पाएगा एक यूलिप पॉलिसी का। अदरवाइज ही विल नॉट बी एबल टू टेक द बेनिफिट। गौरव, पार्शियल विड्रॉल को भी मना कर दिया गया है, क्या फायदा देखते हैं इसका, इस फाइनल गाइडलाइन का आप इस पूरे यूलिप प्रोडक्ट के ऊपर? देखिए, थोड़ा बहुत तो जो चर्निंग वगैरह पोर्टफोलियो का होता था विड्रॉल से वो रुक जाएगा अभी, क्योंकि कई दफे ऐसा दिखा गया था कि पार्शियल विड्रॉल होके पैसे और कहीं फिर से यूलिप में निवेश कराए जाते थे, तो एक रिस्ट्रिक्शन होगा। सेकेंडली, क्योंकि पैसे रहेंगे और क्योंकि पार्शियल विड्रॉल अलाउड नहीं है, तो उस तक निवेशक जो है वो थोड़ा बहुत उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कॉल लेना पड़ेगा। तो लेकिन मैंने पहले कहा कि इसको सिर्फ एक पॉइंट आइसोलेशन में नहीं दे सकते। ओवरऑल इश्यू जो कॉस्ट का है वो तो है ही, लेकिन उसको अगर साइड में रखते हैं तो ये 1-2 थोड़े फायदे हो सकते हैं। हर्ष, टॉप अप प्रीमियम को लेकर जो गाइडलाइंस आई हैं, क्या इससे कोई फायदा होगा? यूलिप को एक फेमस, अभी भी वो फेमस प्रोडक्ट है, लेकिन हम जानते हैं कि उसकी मिस सेलिंग ज्यादा होती है, लोगों को भी प्रोडक्ट समझ में नहीं आता है। जो टॉप अप प्रीमियम को लेकर बदलाव किया गया है, इससे क्या फायदा होगा? यूलिप प्रोडक्ट को एक निवेशक के लिए ज्यादा आसान बनेगा ये समझना और फायदेमंद ज्यादा होगा? नहीं, एक्चुअली टॉपअप जो फैसिलिटी ओरिजिनली इंट्रोड्यूस की गई थी वो इसके लिए की गई थी कि आप एक कमिटमेंट जो प्रीमियम के नाम पे लेते हैं, वो कमिटमेंट आप पूरी पीरियड ऑफ द पॉलिसी के लिए आप उतना ही प्रीमियम भरेंगे और इस दौरान इन द नेक्स्ट 10 इयर्स 15 इयर्स आपको कभी एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ बोनस और सम विंडफॉल प्रॉफिट, उसे आप इसी प्रोडक्ट में वापस निवेश कर सकते हैं। तो आपका एक डॉक्यूमेंटेशन और एक पर्टिकुलर सिंगल प्रोडक्ट रहता है। यही चीज का जो फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया था उसको बहुत रैम्पेंटली मिसयूज किया गया। जो बड़ी पॉलिसीज जो बेचना चाहते थे उन्होंने ये टॉपअप रूट अपना के उन्होंने पॉलिसी में प्रीमियम बढ़वाया। इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं, जो पूरा पैसा आपका यूनिट्स में ही जा रहा है जिसमें लाइफ कवर आपको कोई असर नहीं करता, सो देन हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड? आर्ग्यूमेंट यही चीज का हो रहा था जी। तभी इसी पे इंट्रोडक्शन किया गया है कि जो टॉपअप आप करेंगे वो 3 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा, उस पे भी लाइफ कवर आपको लेना पड़ेगा। सो मेरे हिसाब से ये रिस्ट्रिक्टिव है रादर देन बेनिफिटिंग टू एग्जिस्टिंग यूलिप कस्टमर्स। गौरव, जैसा सहाय जी ने भी कहा कि अब वो एक ट्रू सेंस में इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच पाएंगे, क्या इस बदलाव के बाद यूलिप एक ट्रू सेंस में इंश्योरेंस प्रोडक्ट बन पाएगा? देखिए, मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से एक ट्रू सेंस में इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो टर्म प्लान है। जैसे ही इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट आता है, एक प्लानर के नजरिए से देखूं तो मैं हमेशा ये देखता रहूंगा कि इसमें इंश्योरेंस का कंपोनेंट कितना है और उसके और कोई विकल्प है या नहीं,
और जो इन्वेस्टमेंट पोर्शन है उसके अलावा और कोई विकल्प है कि नहीं। और क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास और विकल्प है जो जहां पे एक्सपेंसेस काफी कम है, मेरे हिसाब से अभी भी ये पूरा इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं बनता, नंबर 1। नंबर 2, अगर ट्रू सेंस में इंश्योरेंस की बात करें तो लोग लाइफ इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं कि एक सर्टेनिटी लाइफ प्रोडक्ट में आती है कि अपॉन डेथ देयर इज अ फिक्स सम अश्योर्ड दैट इज बीइंग पेड। यूलिप में अभी भी काफी सारा कंपोनेंट है जो कि मार्केट लिंक्ड है, जहां पे अनसर्टेनिटी है। तो जब तक यहाँ पे कंप्लीट सर्टेनिटी नहीं आ जाती, डाउनसाइड प्रोटेक्शन नहीं आ जाता, हालांकि वो डिफिकल्ट है क्योंकि मार्केट लिंक्ड है, तो ये ट्रू सेंस में इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनना, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस ये यूलिप नहीं है। ऑलराइट, चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको हम ये बताएंगे कि इस पूरे बदलाव के बाद भी क्या निवेश के तौर पर यूलिप आपके लिए एक सेफ प्रोडक्ट है या नहीं। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर से। हम चर्चा कर रहे हैं कि IRDA की नई गाइडलाइन से यूलिप कितना बदलेगा और क्या यूलिप पहले के मुकाबले अब एक बेहतर प्रोडक्ट होगा। हमारे साथ है स्टार यूनियन दायची लाइफ इंश्योरेंस के CEO के सहाय, मशहूर फाइनेंशियल प्लानर गौरव मशरूवाला और रूंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्षवर्धन रूंगटा। सहाय सर, आपने कहा कि अब आप एक ट्रू सेंस में इंश्योरेंस प्रोडक्ट दे पाएंगे, तो आपके कहने का मतलब ये तो नहीं कि पहले जो आप यूलिप बेच रहे थे, जो प्रोडक्ट बेच रहे थे, वो एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ज्यादा था और इंश्योरेंस प्रोडक्ट कम, और इस बदलाव के बाद ये एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट के तौर पर उभर कर सामने आएगा। मैं आपके बात से सहमत हूँ। हालांकि बिजनेस अच्छा हो रहा था, हम लोग सभी बिजनेस कर रहे थे, लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड यूनिट प्रोडक्ट थे उसमें इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स ज्यादा था और इंश्योरेंस कम। अब इस बदलाव से मेरे ख्याल में यह कोशिश की गई है IRDA की तरफ से कि हम इसे ज्यादा इंश्योरेंस बनाएं और इन्वेस्टमेंट कम बनाएं। ऑलराइट, हर्ष जी, इतने सारे जो बदलाव किए गए हैं, क्योंकि यूलिप बहुत शुरू से ही एक बहुत कंफ्यूज प्रोडक्ट रहा किसी भी कस्टमर के लिए, निवेशक के लिए, क्या सिंपल हो गया है यूलिप इस बदलाव के बाद? आसानी से समझ में आएगा निवेशकों को, इसमें निवेश करना क्या उनके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा? वेल स्वाति, आई वुड से अभी भी जो चेंजेस आए हैं दे आर टू लिटिल एंड दे आर टू लेट। ये चेंजेस जो आने चाहिए थे वो काफी पहले आ जाने चाहिए थे, बट नेवरदलेस इट्स अ गुड बिगनिंग, भले ही ये 10 साल बाद हो रहा हो। दूसरी बात एक अपने ध्यान रखनी होगी, जब दो हाथियों की लड़ाई होती है तो जमीन पे घास का सबसे ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन इस बार जो ये टसल है IRDA और सेबी के बीच में, इसका एक चीज फॉर श्योर है कि इसका फायदा निवेशकों को ही होगा, in the form of better products, transparent products, better pricing. So I think निवेशकों को at this moment wait and watch situation रखना चाहिए। अभी बहुत कुछ आगे बाकी है। I mean I'm sure कि changes और भी आएंगे। जब ये मैटर कोर्ट में जाएगा तो jurisdiction clear होगा, after which इसका एक डिसीजन लेना ज्यादा आसान होगा। सहाय सर, आपने कहा कि अब इंश्योरेंस प्रोडक्ट के तौर पे सामने आएगा यूलिप। एक सवाल यहाँ पर ये उठता है, जब इतना ज्यादा प्रॉब्लम है यूलिप को लेके, इतना कंफ्यूजन है यूलिप को लेके, तो क्यों ये प्रोडक्ट के तौर पर ये मार्केट में है? क्यों नहीं एक हम अलग से म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट और एक टर्म प्रोडक्ट बेचते हैं, रादर दैन कि हम दोनों को क्लब करके यूलिप मार्केट में लेकर आते हैं? देखिए, इसमें एक जानने वाली बात है कि सारी दुनिया में एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन, यानी कि इंश्योरेंस क्या है, रिस्क कवर के अलावा एक सेविंग्स प्रोडक्ट है। सेविंग्स के मामले में जहाँ तक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स होते थे, ये माना जाता था कि रिटर्न काफी लो है, तो कस्टमर्स को, जो इंश्योरेंस के पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनको यूलिप के द्वारा एक ऑप्शन दिया गया कि अगर आप चाहें तो आप अपनी इच्छा के अनुसार सेविंग पोर्शन का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये पूरी दुनिया में लागू है। ऐसा नहीं है कि यूलिप इंश्योरेंस है ही नहीं, यूलिप बहुत पॉपुलर इंश्योरेंस प्रोडक्ट है और सभी जगह लोकप्रिय भी है। लेकिन हुआ क्या कि इधर कुछ दिनों में थोड़ा ऐसा लगा कि झुकाव ज्यादा हो गया इन्वेस्टमेंट की तरफ हो गया, उसको करेक्शन उसका किया गया है। और मैं इस जो सर्कुलर IRDA का आया है उसका मैं स्वागत करता हूँ, और एक इंश्योरर होने के नाते मैं ऐसा समझता हूँ कि इससे सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को ही नहीं बल्कि कस्टमर्स, पॉलिसी होल्डर्स को भी फायदा होगा। जी गौरव, आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे कि ये बदलाव जो हुए हैं जरूर अच्छे हैं, लेकिन और किन बदलाव की जरूरत है यूलिप को एक कस्टमर फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने के लिए? देखिए, अगर यूलिप को कस्टमर फ्रेंडली बनाना है तो एक तो एक्सपेंसेस कंट्रोल में लाने चाहिए।
उसके अलावा अगर ये अब कमीशन अपफ्रंट बंद हो जाए और डायरेक्टली कस्टमर से चार्ज कर ले, जैसे कि न्यू पेंशन प्रोडक्ट में है या और कोई भी पेंशन प्रोडक्ट जैसे कि पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में है, अभी म्यूचुअल फंड में है, स्टॉक ब्रोकिंग में है, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में जो है जहां पे डायरेक्ट कस्टमर से जो कमीशन है वो चार्ज किया जाता है, अगर ये लाता है तो एक तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, मिस सेलिंग काफ़ी हद तक बंद हो जाता है। तो अगर ये कम होता है तो भी लंबे अरसे में अगर ये कम होता है तो यूलिप शायद बेहतर प्रोडक्ट बन सकता है। गौरव, जैसा कि सहाय जी ने कहा कि जो बदलाव किए गए हैं वो रिटर्न के लिए किए गए हैं, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न यूलिप में अगर हम देखें तो अभी भी बाकी जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हैं उससे कम है। एक बार जरा आप अगर बता सके कि कितना डिफरेंस है रेट ऑफ रिटर्न में यूलिप प्रोडक्ट में और एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट में। स्वाति, मेरे पास यहाँ पर तो डेटा नहीं है, लेकिन अगर एनएवी की मूवमेंट कंपेयर करें तो शायद सेम भी हो सकता है। लेकिन क्या करना चाहिए, जब यूलिप में क्योंकि एक्सपेंसेस ज्यादा है तो आपको अगर रिटर्न्स कैलकुलेट करने हैं तो दोनों यूलिप और म्यूचुअल फंड या यूलिप भी कोई भी प्रोडक्ट ले तो एनएवी इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स और उसकी मूवमेंट कंपेयर करनी चाहिए। और क्योंकि यूलिप में एक्सपेंसेस ज्यादा है तो ये ऑब्वियस है कि आपके रिटर्न्स पे मेजर इम्पैक्ट होगा। हर्ष, आपके मुताबिक क्या लगता है दोनों के रेट ऑफ रिटर्न में एक म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट और यूलिप में कितना डिफरेंस होता है? देखिए, रिटर्न्स जो है वो अपने नेट इन्वेस्टेड अमाउंट पे रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं। बहुत जरूरी है ये देखना कि जब हम फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया यूलिप में देते हैं तो अप फ्रंट उसमें से आप 20 to 25% आपका कट जाता है और अबाउट 75 to 80,000 इन्वेस्ट होता है। उस पे आप जो रिटर्न्स पाते हैं वो शायद जो जैसे गौरव ने भी कहने की कोशिश की कि वो रिटर्न्स अगर आप 80,000 एंड 80,000 कंपेयर करें तो शायद एक बराबर हो। लेकिन यही चीज अगर आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो आपका 1 लाख रुपया पूरा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट हो जाता है। जो एंट्री लोड है, जो अपफ्रंट चार्ज है, ये चार्ज यूलिप में बहुत ज्यादा है, जो मेरे हिसाब से कंट्रोल लाए बिना ये प्रोडक्ट कंपैरेटिवली आप इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते रिटर्न्स के मामले में। ऑलराइट, मतलब ये जो आज IRDA के गाइडलाइंस आई है उसके बाद यूलिप में जो बदलाव होंगे वो जाहिर सी बात है निवेशकों के लिए अच्छी जरूर है। ये एक जिसका झुकाव जो यूलिप का इन्वेस्टमेंट की तरफ हो रहा था वो अब थोड़ा ज्यादा इंश्योरेंस की तरफ होगा। लेकिन फिलहाल अभी भी बहुत कुछ बदलाव की जरूरत है यूलिप में ताकि इसको कस्टमर फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाया जाए और जो कंफ्यूजन है यूलिप को लेके वो दूर किया जाए। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो में शामिल होने के लिए और इस विशेष चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।